हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस है। फ्रेंड्स, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो मैंने आपको कहा था कि मैं क्रैश कोर्स शुरू करूंगा, तो मैंने क्रैश कोर्स का ये फर्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे कमेंट किए स्टूडेंट्स ने, लेकिन जो है ज्यादातर कमेंट्स क्या रहे थे, ज्यादातर कमेंट्स इंग्लिश के अंदर रहे थे कि सर इंग्लिश के अंदर आपका जो पूरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए और हिंदी के अंदर हम समझा दीजिए। तो हम इसी पैटर्न पे चलेंगे कि जो पूरा लिखा हुआ है, जो पूरा लेक्चर है, ये इंग्लिश के अंदर है। और मैं आपको एक एक वर्ड का, जैसे किसी स्टूडेंट को मान लीजिए इंग्लिश नहीं भी समझ में आती, तो मैं एक एक चीज आपको यहाँ पर है हिंदी के अंदर समझाऊंगा। जैसे कि ये मोनार्की लिखा हुआ है, तो ये साम्राज्य है। मोनार्की का मतलब क्या है? साम्राज्य या फिर सम्राटवाद। तो मैं आपको सारी चीजें हिंदी में भी कवर करवाऊंगा, तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा मीडियम तो हिंदी है तो ये लेक्चर हमारे काम का नहीं है। अगर वाकई में आप हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यह लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको फ्री में लेक्चर सीरीज पूरी प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके में अंदर मैंने आपको बताया था कि 100 लेक्चर्स होंगे, और 100 के 100 लेक्चर आपको जो है प्रीलिम एग्जाम से पहले मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगा विद बेस्ट कंटेंट, कि आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट रहेगा। और मैं 100 लेक्चर्स, लेकिन ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। दूसरा लेक्चर तभी आएगा जब इस पे 3000 व्यूज हो जाएंगे। अब 3000 व्यूज कैसे होंगे? आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे कोई फेसबुक ग्रुप है, चाहे कोई टेलीग्राम पे ग्रुप है, तो इसको शेयर कीजिए कि यहाँ पर सर फ्री में आपको जो है क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। अदरवाइज जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में इनरोल हुए हैं, उनके लिए तो सभी चीजें मिल ही रही है उनको। फिर अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं, पेड कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में सारी आपको लेक्चर सीरीज चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि फिर मेरा वीडियो बनाने का, मेरा लेक्चर बनाने का मकसद पूरा हो सके कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो रहा है और स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को फ्री में चीजें चाहिए, तो मैं वहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हमारा पेड स्टडी मटेरियल भी है और हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी है। पेड स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए ये हमारे फोन नंबर दिए गए हैं 9896160956। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी पता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंडियन पॉलिटी से रहेगा। सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। मैंने आपको कहा था कि ये 15 से 20 लेक्चर में इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, कि हमें इंडियन पॉलिटी की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सारी चीजें हम अच्छे से देखेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, हु डिसाइड व्हाट द लॉ ऑफ लैंड इज। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, आपके घर में आपके शायद पिताजी, दादाजी, कोई भी है, तो वो डिसाइड करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें। लेकिन क्या पता आपसे भी वहां पर डिसीजन ले लिया जाता हो। तो ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स। तो कौन डिसाइड करता है कि लैंड का लॉ क्या होगा? हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ। कौन जो है, जो लॉ बनाया गया है, जो कानून बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सो डिसाइडेड एंड हु adjudicates in or decide if the laws have been properly implemented or not depends on the type of system of governance followed in the country or the states। तो यहाँ पर देखिए, कौन सा कानून होगा, किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी जगह के अंदर, किसी राज्य या किसी देश के अंदर काम किए जाएंगे। काम सही से हो रहे हैं, कानून सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सिस्टम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट सही से काम कर रही है नहीं कर रही, तो ये कौन डिसाइड करेगा? और इन सब चीजों के बिहाफ पर गवर्नमेंट कितनी तरह की हो सकती है, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर। द वर्ल्ड हैज सीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो दुनिया के अंदर बहुत तरह की गवर्नेंस की फॉर्म्स हैं। देखते हैं आगे। बेस्ड ऑन द सिस्टम सो फॉलोड वी कैन क्लासिफाई दिस सिस्टम एज अंडर। तो जिस तरह से हमने पढ़ा है, हिस्ट्री से हमने ये सारी चीजें ली हुई हैं। हमारी हिस्ट्री में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, हमने सारे पढ़े थे कि राजा से शुरुआत हुई थी, कैसे एक राजा होता था। सारी चीजें, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उनको सारी चीजें पहले से कवर है। नहीं पता तो मैं आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो इसके अलावा हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, वो स्टूडेंट्स के लिए आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एचटीएस 2019 के लेक्चर सिलेबस सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है, डिफरेंट चेंज नहीं किए गए, सिलेबस सेम है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्या होता है, स्टूडेंट्स को रहता है कि मुझे नए लेक्चर्स देखने। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आपके सेम है, वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं अगर आपको जल्द से जल्द सारी चीजें कवर करनी। नहीं तो फिर यहाँ पर आपके लिए लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहेंगे, बट कंडीशन वही है कि पहली वीडियो पे 3000 व्यूज हो जाएं, उसके बाद ही दूसरा लेक्चर आएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जितनी जल्दी इसको शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो उतनी ज्यादा व्यूज आएंगे और मैं आपके लिए दूसरा लेक्चर जल्द से जल्द लेकर आऊंगा।
चलिए देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने वर्ल्ड के अंदर देखा था कि किस किस तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली तरह की होती है मोनार्क। मोनार्क क्या होता है? साम्राज्यवादी। मोनार्क मतलब साम्राज्य या फिर सम्राट, जिसको आम बोलचाल की भाषा में राजा भी कहा जा सकता है। तो एक ये गवर्नमेंट की फॉर्म है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट है राजा। इसके अंदर क्या होता था? साम्राज्यवादी। इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द गवर्नमेंट एंड द सॉवरेनिटी इज एम्बॉडिड इन ए सिंगल इंडिविजुअल हु इज नोन एज द मोनार्क। तो मोनार्की के अंदर क्या होता है? एक ही आदमी होगा, सिंगल इंडिविजुअल होगा, जिसके पास सारी पावर होंगी गवर्नमेंट की, वही गवर्नमेंट को चला रहा है, उसके पास सारी पावर्स हैं। वो कौन है? या तो सम्राट है या राजा है। उसको साम्राज्य को क्या बोलते हैं? उसके जितना भी वो काम कर रहा है उसको बोलते हैं साम्राज्य। उस राजा का जो जहां पर वो सारा क्या कर रहा है? रूल कर रहा है, उस जगह को बोलते हैं उसका साम्राज्य। और वो जो रूल कर रहा है वो है सम्राट या फिर राजा। मोनार्कीज आर हेरिडेटरी, ये वंशानुगत होती हैं या फिर अनुवांशिक, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो मोनार्कीज आर हेरिडेटरी। एंड द मोनार्कीज आर ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। या तो राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर उच्च कुलीन से किसी को राजा चुना जाएगा। तो ये अलग अलग स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह की मोनार्की हो सकती है। तो अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगी मोनार्की के बारे में। आपने पढ़ा भी होगा कि किसी तरह जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसको सारा पता है। और अदरवाइज वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी जो है जनरल स्टडीज का पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट का पार्ट है। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है तो उनको ये सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। आपके लिए बस इतना जरूरी जानना है कि मोनार्की क्या होती है और मोनार्की के अंदर किस तरह से काम होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट या फिर ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी आया तो यह क्या होता है? यह होता है एक तंत्र। इसके अंदर देख लीजिए क्या होता है। When the monarch has absolute power with no restraints on his power। एक तंत्र मतलब सिर्फ और सिर्फ एक राजा है, उसके बाद जो वो कहेगा वही उसका कानून है, जो वो करेगा वही उसका फैसला है, वही कानून बना रहा है, वही कानून इंप्लीमेंट कर रहा है। तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ये मोनार्की का ही एक फॉर्म है ऑटोक्रेसी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, तो वहां पर आपको मोनार्की दिया होगा, ऑटोक्रेसी दिया होगा, डेमोक्रेसी दिया होगा। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है ऑटोक्रेसी, कि यह एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का टाइप है। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म है, मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहूंगा। इसके अलावा हमारी जनरल स्टडीज की जो है क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है, वो हिंदी के अंदर है। उसमें अंदर अभी 28 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो वो भी देख लीजिए। उसमें सारे क्वेश्चंस आपको बनाकर दिए जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, जो हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज तो आपके लिए 24 आवर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरह से सारे क्वेश्चंस अब बनेंगे और कैसे आपको एक एक क्वेश्चन से एक एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। सैंपल चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सैंपल डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। चलिए, मोनार्की की बात हो गई, मोनार्की आपने समझ लिया। अब ऑटोक्रेसी भी मोनार्की का ही पार्ट है, बिल्कुल मोनार्की जैसा ही है, लेकिन इसमें एक तंत्र है। इसमें एब्सोल्यूट पावर्स हैं, मतलब मोनार्क जो है उसके पास क्या पता उसकी एक काउंसिल हो सकती है जिसके फैसले डिसीजन वो ले रहा हो, या फिर कुछ सलाह मशवरे से डिसीजन लिए जाएं, लेकिन ऑटोक्रेसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यह हो गई, यह भी एक तरह की मोनार्की है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक राजतंत्र। इसमें कुछ एक रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स रहेंगे। मैं इसको लिख देता हूं एक बार, संवैधानिक, जो हिंदी मीडियम वाले उनको परेशानी ना हो। संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र से क्या मतलब है कि राजा ही है लेकिन संवैधानिक है। संविधान ने उसे हक दिया है कि वो राजा रहेगा, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर संविधान ने वहां पर हक दे रखे हैं कि उनका एक राजा भी होगा और उसके अलावा बाकी सारी चीजें भी चलती रहती हैं। वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे ऑटोक्रेसी नहीं है और मोनार्की भी नहीं है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। व्हेन द मोनार्क इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसे कि यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर जो है प्रेसिडेंट है हमारे हेड।
उसी तरह से वहां पर जो है राजा उनके जो है हेड होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते हैं विद नो फॉर्मल पावर्स। उनके पास कुछ फॉर्मल पावर्स नहीं होती, बस वो एक नाम के हेड होते हैं और उनको कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई पावर्स नहीं होती। जैसे कि हमारे जो है इंडिया में प्रेसिडेंट के पास है, सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के ही पास है इंडिया के अंदर। तो यह हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आई होप आपको तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। तो समझ आ गई तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताते जाइए कि हमें चीजें समझ आ रही हैं, और लेक्चर्स को कंटिन्यू रखो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रिस्पांस इस वीडियो की तरफ रहेगा, जितना अच्छा रिस्पांस आप इस लेक्चर को दोगे, अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं इस लेक्चर में, तो ही मुझे फायदा है ये लेक्चर्स को कंटिन्यू करने का। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो फिर वैसे मुझे लेक्चर्स कंटिन्यू करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर मैं यहाँ पर लेक्चर्स कंटिन्यू किसके लिए करूँ। तो चीजें समझ आ रही हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, आगे दूसरों तक पहुंचा दो, ताकि 3000 व्यूज जल्दी हो जाएं और आपको ऐसे ही बेस्ट लेक्चर्स जो है जल्द से जल्द मिलते रहें। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। इससे पहले हमने मोनार्की पढ़ लिया, ऑटोक्रेसी पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पढ़ा, अब पढ़ते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र या जनतंत्र। तो डेमोक्रेसी के लिए तीनों वर्ड ही यूज किए जा सकते हैं। डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए क्या कुछ होता है। When the power to elect the government is with the people of country and they are free to decide the form and structure of government is known as democracy। जब सारे की सारी पावर डेमोक्रेसी के अंदर सारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की, गवर्नमेंट का यहाँ पर फॉर्म और गवर्नमेंट बनाने की, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सारी की सारी पावर जो कंट्री के लोगों के हाथ में हो, या फिर जो भी स्टेट जहां पर भी बात हो रही है, जिस एरिया की बात हो रही है, उस एरिया के लोगों के हाथों में हो, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या फिर जनतंत्र। जहां पर लोग वहां पर अपने लिए डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का सरकार का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। द concept ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय अब्राहम लिंकन। तो ये अब्राहम लिंकन ने जो है बेस्ट डिस्क्राइब किया है कॉन्सेप्ट किसका, डेमोक्रेसी का। तो उन्होंने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो अब अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये एक्स प्रेसिडेंट थे, पहले जो है प्रेसिडेंट बने थे। ये यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट थे। कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में अगर ट्रिकी करना हो या फिर स्टूडेंट्स की कट ऑफ को नीचे लाना हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अब्राहम लिंकन यूएसए के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये 16वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। और अगर आपको कोई फंसाना ही हो किसी क्वेश्चन में, तो हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? तो यूएसए का पहला प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। जॉर्ज वॉशिंगटन ये यूएसए का पहला प्रेसिडेंट है। और यूएसए आजाद कब हुआ था? व्हेन यूएसए गॉट इंडिपेंडेंस, 1776 के अंदर यूएसए आजाद हुआ था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से यूएसए से भी पूछ लिए जाते हैं, इंडियन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका क्या कारण है? कई बार स्टूडेंट्स ये पर्सपेक्टिव टच नहीं करता, स्टूडेंट्स इन चीजों को छोड़ के चला जाता है या उसको नहीं पता होती, तो वहां पर जो है स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर वो अटेम्प्ट ही नहीं करता नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाती है। अदरवाइज तो अगर सारे क्वेश्चन ही आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डाल दे तो कट ऑफ 100 में से 100 चली जाएगी। तो कट ऑफ को कम करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियोस के अंदर सारे कवर करवाऊंगा ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकें। जो भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है वो मैं सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए, 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला, तो यूएसए का प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पहला क्वेश्चन ये। वाइस प्रेसिडेंट भी जरूर चेक कर लेना और कमेंट कर देना। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ये करंट अफेयर के अंदर चीजें हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जिसको पता है वो कमेंट कीजिए ताकि कोई दूसरा स्टूडेंट उस कमेंट को पढ़ ले और उसको भी पता चल जाए। ठीक है, तो ये यूएसए के बारे में आज आप इतना जरूर जान लीजिए कि हु इज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट प्रेजेंट। चलिए, ये तो थी बात डेमोक्रेसी की। मोनार्की पढ़ लिया, डेमोक्रेसी पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पढ़ लिया, ऑटोक्रेसी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की कुछ मुख्य विशेषताएं, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ फीचर्स देखते हैं डेमोक्रेसी के कौन कौन से हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वयस्क मताधिकार। जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो डिसाइड किया जाता है अलग अलग जगह के हिसाब से। वो यहाँ पर जो भी एडल्ट है वो चूज कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
फ्रीडम टू इलेक्ट या फिर चूज, आपके पास फ्रीडम है, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, किसी को भी इलेक्ट कर सकते हो। काफी कैंडिडेट्स होते हैं, आप इंडिया के अंदर, इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा जब वोट्स होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। अलग अलग जो है पार्टी से अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो आप किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं। जो आप फ्रीडम टू इलेक्ट है, ये डेमोक्रेसी की एक एट्रीब्यूट है, एक फीचर है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 साल से ऊपर होते ही आपको वोट करने का अधिकार मिल जाता है, तो यह भी एक फीचर है डेमोक्रेसी का। फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, आप आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आप इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, आप अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई नई पार्टी, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी पार्टी एंटर कर सकती है, कोई भी पार्टी छोड़ सकती है कि हमें पार्टी खत्म करनी है, हम नई पार्टी फॉर्म करना चाहते हैं। जनरली पार्टीज खत्म नहीं की जाती हैं, वो दूसरी पार्टीज में मर्ज हो जाती हैं और नई पार्टीज क्रिएट होती रहती हैं। ऑल एलिजिबल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, जितने भी सिटीजन्स हैं वो लॉ के सामने बराबर हैं, चाहे कोई एसपी है, चाहे कोई डीएसपी है, चाहे कोई जज है, लॉ के सामने सभी बराबर है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, लॉ के सामने सभी बराबर है। मतलब देश के अंदर जो भी कानून है वो कानून सभी पे एक जैसा लागू किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स इसको बोलते हैं। ऑल एलिजिबल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा सिटीजन वाला चैप्टर आएगा, जब हम सिटीजनशिप करेंगे तो उसमें कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक एक चीज हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और आपको सारी चीजें समझाएंगे। जब आप प्रीलिम्स के अंदर जाके बैठेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से पता होंगी, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ। अगर आप 100 के 100 लेक्चर्स देख लेते हैं, अगर आपके 100 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर ऑटोक्रेसी, हमने पहले भी देखा ऑटोक्रेसी ऊपर, यहाँ पर फिर से ऑटोक्रेसी आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ अलग है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता ही है ऑटोक्रेसी क्या होता है। When the power is concentrated in the hands of only one person, तो ऊपर भी यही लिखा हुआ था, is known as autocracy as in monarchy, तो है तो ये मोनार्की का पार्ट, उसमें लिखा हुआ था कि पावर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पर क्या है, एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर कंसेंट्रेट की गई, तो इसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। एक और आपके लिए सुझाव है, आप क्या कीजिए, एक अपनी नोटबुक लगा लीजिए या फिर कोई आप A4 साइज शीट ले लिया करिए, जो भी लेक्चर हो उसके कुछ शॉर्ट नोट्स खुद से क्रिएट किया कीजिए। जो यहाँ पर मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, चाहे आपका हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, कुछ चीजें आप लिख लिया कीजिए ताकि आपको जब एग्जाम हो तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। और एक वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करो ताकि कुछ मैंने बताया है जब आप लिख रहे हो तो रह जाए, तो दूसरी बार वो चीज आपको याद हो जाए। चलिए ऊपर चलते हैं दोबारा से, यहाँ पर फिर बात करते हैं, यहाँ पर आता है डेस्पोटिज्म। सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट मेरे हिसाब से रह गया है, ये पॉइंट रह गया, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, तो यह भी एक पार्ट है मेन एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी में, यह भी एक डेमोक्रेसी का फीचर है। इसमें देखिए रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा इसमें मेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो क्या मतलब है रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का, पहले तो आप इसके हिंदी मतलब समझिए। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, कि कोई भी काम हुआ उसका मैं जिम्मेदार हूं। जैसे कि मान लीजिए स्कूल के अंदर मिड डे मील बटा, मिड डे मील में क्या हुआ, मिड डे मील जहरीला था, तो क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट्स, मान लीजिए 10 स्टूडेंट की डेथ हो गई, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्कूल स्टाफ की, इसकी रिस्पॉन्स, लेकिन रिस्पॉन्स कौन लेगा इसका, स्कूल का स्टाफ नहीं लेगा, जो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं उसके ऊपर जो लोग हैं, स्टाफ से ऊपर, क्योंकि स्कूल के स्टाफ ने क्या किया, खाना बनाया था, मिड डे मील प्रोवाइड किया था, लेकिन मिड डे मील आ कहां से रहा था, वो होता है रिस्पॉन्सिव। तो अब रिस्पॉन्स किसको देना पड़ेगा, जवाबदेही किनकी होगी, उसके ऊपर के लोगों की। तो यह जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, ये रिस्पॉन्सिबल भी होती है, जिम्मेदारी भी लेती है और रिस्पॉन्सिव भी रहती है, इसको जवाबदेही भी देनी पड़ती है। तो यही जिम्मेवार भी यही होती है और जवाबदेही भी इसकी होती है। अगर इन कश्मीर के अंदर कुछ लोग, मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है कश्मीर के अंदर, तो यूनाइटेड नेशन के लोग पूछते हैं, तो हमारी सरकार को जवाबदेही देनी पड़ती है, तब हमारी जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल भी होती है। वहां पर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्स देना पड़ता है, रिस्पॉन्सिव मतलब यूएन को जवाबदेही भी हमारी सरकार की होती है।
तो ये आप समझ गए होंगे कि कुछ गलत होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की, और कोई अगर जवाब मांगता है तो गवर्नमेंट को ही जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन जवाब मांगे। अगर हरियाणा के अंदर, मान लीजिए कि एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर हरियाणा के अंदर कुछ गलत हुआ है तो जिम्मेवारी मान लीजिए हरियाणा सरकार की है, तो जवाबदेही भी हरियाणा सरकार की होगी? नहीं, वो यूनाइटेड नेशन हरियाणा सरकार से नहीं बल्कि सेंटर की सरकार से पूछेगा कि यह हरियाणा के अंदर क्यों हुआ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तानाशाह या फिर निरंकुशतावाद। निरंकुश मतलब उस पर कोई रोक नहीं है, रोक टोक के बगैर। इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए सिंगल इंडिविजुअल रूल्स विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड पावर। मतलब एक ही आदमी होगा, सिंगल इंडिविजुअल होगा, आदमी औरत कोई भी हो सकता है डेस्पोटिज्म में। रूल्स विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उसके पास सारी अथॉरिटी उसी की है और सारी पावर उसके हाथों में रहेगी। नॉर्मली दिस वर्ड इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। डेस्पोटिज्म को नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, वेयर द रूलर अब्यूजेस हिज पावर एंड अथॉरिटी टू सप्रेस द पीपल। जहां पर जो क्या होता है, जो भी रूलर होता है वो अपनी पावर के हिसाब से, अपनी पावर का यूज करके वहां के लोगों को दबाता है और उनका शोषण करता है, तो वो उसको बोलते हैं डेस्पोटिज्म। जो आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे राजा मिलेंगे जो यहाँ पर डेस्पोटिज्म थे, तानाशाह थे। उन्होंने अपनी पावर का काफी यूज किया और लोगों के साथ बहुत बुरा भी किया। तो ये मैं हिस्ट्री के अंदर सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि मेडिवल हिस्ट्री में काफी ऐसे राजा आए थे, बहुत सारे ऐसे तानाशाह आए थे। एंशिएंट के अंदर भी आपको चीजें समझने को मिलेंगी, तो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं अगर बता भी दूं तो आप इंटरलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा उनके कि डेस्पोटिज्म तानाशाह कौन थे। समझ गए कि तानाशाह वो एक आदमी होता है, तानाशाह जो जिसके हाथ में सारी पावर है और वो अपनी पावर का गलत यूज करता है, किस लिए? अपने ऐशो आराम के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपना जो है राजा का महल बड़ा करने के लिए जनता का खून चूस रहा है, वो होता है तानाशाह। दूसरी तरफ क्या होता है? ओलिगार्की। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो वो ये ऐसी छोटी छोटी चीजों में आपको फंसा सकता है इंटरव्यू कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेस्पोटिज्म, ओलिगार्की, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनार्की, व्हाट इज ऑटोक्रेसी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको वहां पर कंफ्यूज कर सकती हैं, तो ध्यान रखना इन चीजों का। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं। शायद किसी को लगता हो कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें आपको शायद डायरेक्ट ना काम आए लेकिन इनडायरेक्ट आपको जरूर हेल्प करेंगी। ओलिगार्की, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ओलिगार्की होता क्या है? अल्प जनतंत्र। यहाँ पर कुछ एक लोगों के हाथ में सारी पावर होती है। अल्प कुछ जनतंत्र है, तो ये जनतंत्र लेकिन अल्प, अल्प मतलब थोड़े लोगों के हाथ में। A form of government in which power is either held by a small number of individuals as in oligarchy। तो oligarchy में क्या होता है? कुछ एक लोगों, ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में सारी पावर रहती है। तो इसमें क्या होता है कि या तो ग्रुप ऑफ पीपल सारा ही डेमोक्रेट जो है तानाशाह हो जाएगा, या तो फिर सारे ही मतलब तानाशाह हो जाएं और फिर ये खराब कर सकता है। अदरवाइज ये ओलिगार्की सही तरह की गवर्नमेंट हो सकती है। इसमें क्या होता है कि कुछ एक लोग आगे आते हैं और सरकार को चलाते हैं, तो वो बोलते हैं ओलिगार्की। नेक्स्ट है रिपब्लिकन। अब रिपब्लिकन क्या होता है? गणतंत्रवादी। अब देखिए, गण मतलब लोग, गणतंत्रवादी। वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड इज नोन एज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां पर क्या होता है? स्टेट का हेड। स्टेट यहाँ पर किसी राज्य के लिए नहीं दर्शाया गया कि जैसे भारत के अंदर स्टेट्स हैं। स्टेट का मतलब कोई देश भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई राज्य भी हो सकता है। वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड इज नोन एज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां पर किसी भी स्टेट का हेड जो है इलेक्ट किया जाए लोगों के द्वारा, उसको बोलते हैं गणतंत्रवादी। अब देखिए, यूएसए में दो पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन मतलब गणतंत्रवादी और डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्रात्मक पार्टी। तो अभी देखिए, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर पीछे क्वेश्चन बोला था स्टार्टिंग में यहाँ पर कि यूएसए के बारे में थोड़ा देखिए, तो बताइए वहां पर जो है चुन के आए हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, या जो ट्रंप पहले थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो यह क्वेश्चन फॉर्म बन जाते हैं, तो यह भी आपकी जनरल नॉलेज का पार्ट है और ज्यादातर आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। लेकिन अगर करंट अफेयर आप अलग से रट्टे मारने बैठ जाएंगे कि मैं करंट अफेयर को रट रट के जाऊंगा, तो
नहीं। और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आपको मिलते वहां पर कि रट्टे मार के जाओ और क्वेश्चन आपको मिल जाए, नहीं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरलेटेड रहते हैं, जो आपके जिनका लेना देना आपके सब्जेक्ट से है, चाहे वो ज्योग्राफी से है, चाहे वो पॉलिटी से है, चाहे वो इकोनॉमी से है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। हाँ, कुछ एक करंट अफेयर जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, कोई नई मिसाइल टेस्ट कर लियो, कोई नया अवार्ड दे दिया जाए, तो वो एक अलग तरह के करंट अफेयर है कि वो एक अलग चीज है। उससे क्या होता है, देश की जो तरक्की दर्शाई जाती है कि हमारा देश बढ़ रहा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन बाकी जो है क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं जो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर हेल्प करें करंट अफेयर्स। चलिए यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने काफी चीजें देख ली। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हमें पॉलिटी की जरूरत क्यों है, इंडियन पॉलिटी के अंदर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कितने तरह की गवर्नमेंट होती थी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने वर्ल्ड से मतलब कि इन रेफरेंस टू वर्ल्ड के हिसाब से किया सारा। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की शुरुआत। तो हिस्ट्री, इतिहास देखते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो ब्रिटिश पार्टी आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 ऑफ दिसंबर 1600, तो फॉर्मेशन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, आपको पता है जहांगीर के दरबार में आए थे। तो वो ये सारी चीजें मैं हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर बात करते हैं पॉलिटी के परस्पेक्टिव से, तो वो देख लेते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, इट वाज बीइंग रूल्ड बाय मोनार्कियल सिस्टम। यहाँ पर इंडिया के अंदर ब्रिटिश आने से पहले सारा मोनार्कियल सिस्टम था, मतलब राजा का बेटा ही राजा रहता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था हेरिडेटरी, राजा का बेटा ही राजा होगा। तो ब्रिटिशर के आने से पहले इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मोनार्कियल सिस्टम। The boundaries of the state were not fixed and changed with change in the rulers of the nation। तो यहाँ पर क्या है, बाउंड्रीज कोई फिक्स नहीं थी। क्या होता है कि रूलर चेंज हो गया तो बाउंड्रीज भी चेंज हो जाती है। कई बार क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आ जाता तो वो अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा देता, उसका जो एरिया था रूल करने का वो बढ़ा लेता। और कई बार कोई वीक रूलर आ जाता तो दूसरे छोटे छोटे राजा थे या छोटे छोटे मनार्क थे उसके आस पड़ोस के, वो उससे एरिया छीन लेते तो उसका एरिया छोटा रह जाता था। तो बाउंड्री उस समय कोई फिक्स नहीं थी ब्रिटिशर के आने से पहले, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट रहता है कि सर जो ये आप क्वेश्चन बता रहे हो इस तरह के क्वेश्चन एचसीएस नहीं पूछता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन इसी लाइन से मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट से फॉर्म हो गया तो एक स्टेटमेंट आपको ये मिल सकती है। तो आपको अपनी नॉलेज इनहांस करनी है, ये आपकी बुक्स का पेपर नहीं है। आपको नॉलेज इनहांस करनी है। नॉलेज इनहांस छोटी छोटी चीजों से, जो मैं आपको चीजें इस लेक्चर में बता रहा हूँ, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी और फिर आपकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। और उससे आप जो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। जब आपको सही डिसीजन लेने का पता चल गया तो आपको क्वेश्चन चाहे नहीं भी आता हो, फिर भी अपने ट्रिक्स के हिसाब से, ट्रिक्स भी जो तुक्के भी ऐसे नहीं लगते, वो भी किसी नॉलेज के बिहाफ पे ट्रिक्स जो है बनती हैं। तो वो मैं आपको सारी चीजें आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए आया हूँ, तो आपको क्या करना है, चीजें सीखनी है। सीख के जो बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। 2 महीनों के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि मुझे चीजें याद भी रह रही हैं और मुझे काफी चीजें समझ भी आ गई हैं। द मोनार्क embodied the rule of law encompassing all the 3 system। तो मोनार्क के पास तीनों सिस्टम होते थे, लॉ भी वही था। देख लीजिए, ही वाज वन हु वुड मेक द लॉ, वही लॉ बनाता था, पहला सिस्टम। ही वाज हेड ऑफ द स्टेट, वही हेड था स्टेट का। टू इम्प्लीमेंट द लॉ, वही लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा था। राजा नहीं, जो मोनार्क नहीं लॉ बनाए, मोनार्क नहीं लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए। थर्ड क्या है, ही द जूरिस्ट आल्सो द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, राजा ही वहां पर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील था। तो वो तीनों चीजें खुद ही था राजा, जो मोनार्क था ना इंडिया के अंदर ब्रिटिशर के आने से पहले पहले, तो वो तीनों काम खुद ही करता था। मतलब रूल्स और जो सेट ऑफ लॉज थे या सेट ऑफ रूल्स थे, लॉ वो खुद बनाता था, हेड भी खुद था स्टेट का, और वो सबसे बड़ा जूरिस्ट, सबसे बड़ा जज भी वो खुद था। कि मतलब फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, अगर उसने किसी को फांसी की सजा दे दी तो उसको फांसी होकर रहेगी, उसकी फांसी को टाल नहीं सकता था। तो ये यहाँ पर था हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर एक रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पर कुछ एक्ट्स हैं, 29 मिनट्स का लेक्चर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंटिन्यू ये 2 एक्ट तो जरूर करवा दूंगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो मैं कोशिश कर रहा था कि 30 से 35 मिनट का रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये 2 चीजें जरूर करवाऊंगा अभी। चलिए, सबसे पहले जो है शुरुआत हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से।
जनरली इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि जो है इंडियन पॉलिटी की शुरुआत, जो इंडियन पॉलिटी की हिस्ट्री ही यही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन बन जाता है। देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और क्या चीजें हमें इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट से सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिजोर्टेड टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे, जो भी उनके काम थे, उसको रेगुलेट करने का काम यहाँ पर किया। तो यह जो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया, इसका नाम से पता चल रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। दूसरा देखिए, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत, बाय विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कि गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग जो कि उस समय बंगाल के गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग को। ध्यान रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। तो इनका टाइम पीरियड दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1772 से लेकर इनका टाइम पीरियड 1785 तक है। यहाँ पर वैसे तो दो हिस्सों में कैसे है, 1772 से 1774 तक तो ये रहे थे गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, पहला टाइम फेज। 1774 से 1785 तक दूसरा फेज, जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे। अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं आप फॉर्म कर रहा हूं, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर आप क्या आंसर देंगे? आंसर भी मैं ही दे देता हूं यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर, पहले गवर्नर थे बंगाल के। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के जो आखिरी गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी वॉरेन हेस्टिंग। आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। हु इज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो तीनों पॉइंट आप कहीं भी अपनी नोटबुक में कहीं भी लिखिए, लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। यहां से एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड विद 4 मेंबर्स। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को एक क्या है, काउंसिल दे दी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या मतलब है? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब है कार्यकारिणी परिषद, जो कि यहाँ पर कार्य करने में उसकी हेल्प करेगी गवर्नर जनरल की। तो कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो 4 मेंबर्स थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसके कितने मेंबर्स थे? 4। सिंपल सी चीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेंट्रलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन विद द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास बॉम्बे बीइंग मेड सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। यहाँ पर क्या किया गया? सेंट्रलाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को। कैसे? जो मद्रास बॉम्बे था, इसको अलग अलग जो है यहाँ पर क्या प्रेसिडेंसी बनाया गया। मद्रास को एक अलग प्रेसिडेंसी बना दिया गया, बॉम्बे को एक अलग प्रेसिडेंसी बना दिया गया, और जो बंगाल को अलग प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी डिसाइड की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बट मद्रास और बॉम्बे को जो है रेगुलेट कौन करेगा? बंगाल प्रेसिडेंसी। ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर ही आएंगे। वो दोनों अलग बना दी गई थी, लेकिन तभी जो उसको गवर्नर जनरल बनाया गया कि यह उसकी देख, मद्रास का अलग गवर्नर था, बॉम्बे का अलग गवर्नर था, और बंगाल का जो है गवर्नर जनरल, वो दोनों को रेगुलेट कर रहा था। तो आई होप आई क्लियर माय पॉइंट। मैंने आपको अच्छे से कर दिया क्लियर कि मद्रास और बॉम्बे और बंगाल 3 प्रेसिडेंसियां बनाएगी। बॉम्बे और मद्रास को रेगुलेट कौन कर रहा था? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये किसके तहत हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो आई होप आपको चीजें लंबे समय तक अब याद रहेंगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, Supreme Court was established at Calcutta as the apex court in 1774।
तो 1774 के अंदर 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हु इज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? पहले जज कौन थे? तो वो थे एलिजे इम्पे। तो नाम याद रख लीजिए, इम्पे, हिंदी के अंदर इम्पे, सर एलिजे इम्पे। तो याद रखेंगे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पहले जज कौन थे? इम्पे, जिसका पूरा नाम है एलिजिब इम्पे। नेक्स्ट देखिए, प्रोहिबिटेड कंपनी ऑफिशियल फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड एंड फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम इंडियंस। तो यहाँ पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको जो है यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड नहीं करने दिया जा रहा था, उसको प्रोहिबिट कर दिया, मनाही कर दी गई। इससे पहले क्या था कि कंपनी के लोग अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, कंपनी शायद घाटे में दिखा रहे थे कंपनी को, और खुद का अलग से बिजनेस कर रहे थे। और क्या है? फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम इंडियंस, तो इंडियन से गिफ्ट लेने से मना कर दिया। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम इंडियंस, तो ऐसा क्यों? मान लीजिए आपके जिले का कोई एसडीएम है, आप उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दे रहे हो, आप उसके कोई और फंक्शन है आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, टाइम टू टाइम आपको गिफ्ट प्रोवाइड करवा रहे हो। जब कोई आपका काम होगा तो वो एसडीएम को करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको बार बार गिफ्ट दे रहे थे। तो ये सब चीजें ना हो इसलिए उन्होंने ये प्रोहिबिट कर दिया कि कोई इंडियन से गिफ्ट नहीं लेगा, ताकि इनको कोई फेवर नहीं देगा। रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमीर इंडियंस थे, जो रिच पीपल थे, वो क्या कर रहे थे, जो कंपनी ऑफिशियल्स को अपनी तरफ कर रहे थे और अपना जो है फायदा कर रहे थे, कुछ एक लोग। इसलिए यहाँ पर गिफ्ट देने से मना कर दिया। और ये हमारी हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की भी पॉलिसी है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने ऑफिस आवर्स के दौरान किसी भी बंदे से गिफ्ट नहीं लेगा, किसी भी पर्सन से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपनी ड्यूटी के दौरान या अपनी पावर के तहत। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये चार्टर एक्ट 1830, ये हम कल करेंगे, क्योंकि इसका कुछ और पार्ट भी यहाँ पर नीचे है। और फिर सारे मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, पूरा कंप्लीट है, आपको सारी चीजें अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाएंगी और बिल्कुल अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए जो हमारे लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले कौन सा एक्ट था वो याद रखना है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या कई बार क्या हो जाता है कि ये जो एक्ट्स होते हैं, इन एक्ट्स को सीक्वेंस में लगा देते, कहते हैं कि सीक्वेंस में लगाओ। तो पहले कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हमने यह पढ़ा, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लीजिए। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेपरेटेड। तो जो कमर्शियल थे और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, कौन सी कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके जो है कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगर कोई आपसे क्वेश्चन फॉर्म करके पूछ ले एग्जाम में, बाय विच एक्ट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सेपरेटेड, तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसके अंदर दो बोर्ड बनाए गए, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो तो कमर्शियल एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे थे, उसको मैनेज कर रहे थे कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज द कमर्शियल एक्टिविटी, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स कौन मैनेज कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्योंकि जिनके हाथ में कंट्रोल था वो कौन थे? पॉलिटिकल अफेयर्स कंट्रोल कर रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या मैनेज कर रहे थे? वो कमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे थे। ये था पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, द कंपनी टेरिटराइज इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो जो यहाँ पर इंडिया के अंदर द कंपनी टेरिटराइज इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, तो जितनी भी टेरिटरीज वहां पर बनाई थी तो उसको क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश की कॉलोनीज यहाँ पर बनने लग गई। ब्रिटिश पोजेशन, ये सारी जो जगह है ब्रिटिश के अंडर आने लगी, जो टेरिटरीज यहाँ पर इंडिया में बनाई गई। यह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। यहाँ पर देखिए, गवर्नर्स काउंसिल वर सेटअप इन मद्रास एंड बॉम्बे एज वेल। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये तीन प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी। इसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे, यही मैनेज कर रहे थे मद्रास को, बॉम्बे को और इटसेल्फ बंगाल को। अब क्या किया गया, गवर्नर काउंसिल बनाया गया, सेटअप किया गया मद्रास और बॉम्बे में। इसके मेंबर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेंबर्स से जो क्वेश्चन है वो हमेशा कहाँ, बंगाल से पूछा गया है, इनके कभी मेंबर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो यह था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। तो आई होप आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, जितना पढ़ाया है अगर वो अच्छे से समझ आ गया है तो लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमें बेनिफिट हुआ है, हमें चीजें समझ आई हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा। अगर आपको चीजें समझ ही नहीं आई हैं, मेरा पढ़ाने का कोई यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 40 मिनट आपको दिए हैं, तो 40 मिनट पढ़ाने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो फिर दूसरा लेक्चर मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ पर मैं आपको ये फ्री कोर्स दे रहा हूँ, फ्री क्रैश कोर्स है आपके लिए, कि मैं आपको 100 लेक्चर्स फ्री में दूंगा, सारी चीजें अच्छे से कवर करवाऊंगा। अगर बेनिफिट नहीं है तो फिर फ्री में भी प्रोवाइड करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको पसंद आ गया तो इस वीडियो पे जब 3000 व्यूज हो जाएंगे, मान लीजिए मैंने ये वीडियो पब्लिश किया है, ये मैं 10 मार्च को वीडियो पब्लिश करूंगा। अगर मैंने 10 मार्च को वीडियो पब्लिश किया, अगर 11 मार्च तक इस पे 3000 व्यूज हो जाते हैं तो दूसरा लेक्चर आपको 11 मार्च को ही मिल जाएगा। अगर इसके व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के पास नहीं भेज रहे हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में नहीं कर रहे हो, इस वीडियो पे, लेक्चर पे व्यूज नहीं आए तो दूसरा लेक्चर नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको पसंद आ गया तो इसको लाइक और शेयर करके दूसरों तक पहुंचा दो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, ताकि उनको पता चले कि फ्री में क्रैश कोर्स दिया जा रहा है और उनको बेनिफिट भी होगा। मीडियम का इसमें मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चीजें यूज की हैं। हर एक वर्ड जिसका मीनिंग हिंदी में आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बताया भी है। चलिए ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, और जिनको जल्दी है कि मैं सारा कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HCS 2019 का कंप्लीट कोर्स वैसे का वैसा पड़ा है, तो वो आप वो देख सकते हो। उसमें आपको 30 लेक्चर मिल जाएंगे, वो 30 लेक्चर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें ये सारी चीजें आप जल्दी कवर कर पाएंगे। ये लेक्चर्स तो डे बाय डे आएंगे, अगर इस पे 3000 व्यूज आएंगे तो ही लेक्चर आएगा, लेकिन वो तो सारे आपके पास पड़े हैं, तो वो आप देख लीजिए। समझाने का, पढ़ाने का तरीका यही है उसमें भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपने जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मुझे जरूर देना। अगर आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर बना लूंगा आपके लिए, जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बनाकर आपको जो है प्रेजेंट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि जब भी लेक्चर आए आपको पता चल जाए। और ये लेक्चर की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम में दी जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पर आपको सारी चीजें सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।